अगर आपको इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। आप सुनिए आगे। धारा, गुड मॉर्निंग आंटी जी। दिव्या जी, अरे धारा आ गए तुम लोग, जाओ नाश्ता कर लो। धारा, नो थैंक्स आंटी, हम लोग ने नाश्ता किया हुआ है। वैसे आंटी जी संपर्क नहीं उठा भी। तभी आर्या बीच में कूदते हुए बोलती है, धारा दी मैं भी यही हूँ, आपने गुड मॉर्निंग विश नहीं किया मुझे अभी तक। जय, मैंने बात नहीं करनी आपसे। धारा, ओहो तो गुड़िया नाराज है हमसे। हाँ वैसे मैं तो किसी के लिए चॉकलेट लाई थी, लेकिन कोई नहीं, मैं ही खा लूंगी। धारा अपने पॉकेट से चॉकलेट निकालकर हाथ में ले ली थी कि तभी आर्या उसके हाथ से चॉकलेट लेकर कहती है, ओह दी मैं कहाँ नाराज हूँ, अब तो सबसे प्यारी दी है मेरी। धारा, चल नौटंकी। आर्या, वैसे दी सेम भाई अभी उठे नहीं है, हम लोग चलते हैं, वो बाद में आ जाएंगे। विवान, आर्या तुम रेस्ट करो, मैं हूं ना, जाकर देख लूंगा सब कुछ। आर्या, अरे भाई चलती हूँ ना मैं भी, और वैसे भी इतना भी नहीं थकी हूँ। विवान, ठीक है फिर चल। उसके बाद सभी लोग दिव्या जी को बाय बोलकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज। विवान, कितना कुछ बदल गया ना आर्या। ऋतु, बदलेगा क्यों नहीं, अपनी आर्या ने सारी जिम्मेदारी जो उठाई थी। विवान, मानना पड़ेगा तू बहुत समझदार हो गई है आर्या। आर्या, अरे भाई बस भी करो। सीईओ के केबिन में, वाह ये तेरा केबिन है आर्या, कितना बढ़िया है ना। आर्या, भाई ये मेरा नहीं आपका केबिन है, इस पर हमेशा आपका हक है था। मैंने तो बस कुछ टाइम के लिए इसकी जिम्मेदारी उठाई थी, और वैसे भी बिजनेस भी आपका ही आइडिया था। चलो जल्दी से अपनी चेयर संभालो और इस ऑफिस को भी। तभी धारा कहती है, एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। विवान, कहाँ जा रही हो। धारा, जॉन रूम में जा रही हूँ, चलोगे। विवान, कोई शौक नहीं है मुझे, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन अभी तुम ऑन ड्यूटी हो तो तुम कहीं नहीं जा रही। धारा, मैं जाऊंगी। विवान, कहीं नहीं जा रही हो तुम, एंड दैट इज माई ऑर्डर। अब जाओ जाकर ग्राउंड के स्टोर रूम से पिछले 1 साल के सारी फाइल्स लेकर आओ, अभी के अभी। धारा, कहीं नहीं जा रही मैं, किसी और से मंगा लो। विवान, मैं जो कहूंगा तुम चारों को करना पड़ेगा, जो तुम अभी जाओगी और सारी फाइल्स लेकर आओगी। आर्या, रहने देते हैं ना, अभी 2 घंटे में वर्कर्स आ जाएंगे, और यहाँ के काका भी, तो उनसे ही मंगा लेना। विवान, मैं यहाँ 2 घंटे पहले क्या भांगड़ा पाने आया हूँ, यहाँ फाइल चाहिए मुझे अभी और इसी वक्त, वो भी मिस धारा के हाथों। धारा बेचारी मरती क्या ना करती, अपने जख्मों हाथों को देखते हुए और विवान को कोसते हुए ग्राउंड फ्लोर तक जाती है और स्टोर रूम को एक नज़र देखकर कहती है, इस छुछुंदर को तो छोड़ना नहीं है। मैंने समझा क्या है अपने आप को, मैंने सोचा था कि थोड़ी दूरी की टोपरी पर जाकर चाय पी लूंगी तो मूड कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इस लगड़बग्गे को तो बदला लेने था, फंसा दिया मुझे नालायक। लेकिन इसे क्या पता, इसके इतने से काम से थक जाऊंगी और उसके सारी बोलूंगी, नेवर, ऐसे ही मैं एसपी नहीं बनी हूँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। धारा सारी फाइल्स लेकर केबिन में एंटर करती है और फाइल्स विवान को टेबल पर पटक देती है और कहती है, लो पकड़ो अपनी फाइल्स, और इसी फाइल से ना अपना दम घोटकर खुद को मार डालना। विवान, तुम्हें ना मार दूं मैं, बड़ी आई। धारा तिरछी मुस्कान लिए कहती है, मुझे नहीं लगता कि कल की घटना के बाद तुम मुझे टॉर्च भी करोगे, तो मारने की बात तो बहुत दूर की है। विवान को कल की सारी बातें एक बार फिर याद आती है और वो गुस्सा बढ़ जाता है, हालांकि फेस में कुछ भी जाहिर नहीं होने देता और मन में ही सोचता है, बेटा विवान ये लातों की चुड़ैल छोटे मोटे कामों से नहीं मानेगी, इसके लिए बड़ी प्लानिंग चाहिए। ये दोनों आपसी लड़ाई में बिजी थे, तो बाकी सब ऋतु, आर्य और बाकी की 2 ऑफिसर बैठ के मजे ले रहे थे। तभी केबिन में सम्यक एंटर करता है, उसकी नज़र सीधा ऋतु पर पड़ती है, जिसे देखकर अपने सम्यक बाबू तो अपने होश जोन से बाहर ही हो जाती। ऋतु मैडम आज लग रही थी ऐसी, ब्लैक पेंट, वाइट शर्ट, बालों को हाई पोनी जिसमें वो कुछ बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, हल्के रंग की लिपस्टिक और कानों में छोटी छोटी ब्लैक इयरिंग।
इस बात के सिवाय धारा को कोई नोटिस नहीं करता। सम्यक का तंद्रा तब टूटी जब धारा ने चिल्लाकर कहा, अबे ओ मिस्टर गधे, बाहर ही रहेगा क्या? अंदर भी आने का इरादा है तेरा? विबान मन में कहता है, यह बदतमीज लड़की कभी तमीज से बातें क्यों नहीं करती। सम्यक, ओ सॉरी, बाय द वे गुड मॉर्निंग एवरीवन। सम्यक विबान से कहता है, भाई इतनी जल्दी क्यों आ गए आप? धारा धीरे से कहती है, मुझसे बदला जो लेना था इस छुछुंदर को। सम्यक कहता है, तूने कुछ कहा क्या? धारा, नहीं तो। सम्यक, एक मिनट, हाथ आगे कर। धारा, क्यों? सम्यक, तुमने स्लीव्स फोल्ड क्यों नहीं किए? आज हमेशा तुमने स्लीव फोल्ड्स क्यों नहीं किए? आज हमेशा तो फोल्ड्स किए रहती है और फुल स्लीव तुझे अच्छी भी नहीं लगती, तो आज? धारा, बस मन किया तो नहीं फोल्ड किए मैंने। सम्यक, हाथ आगे कर अपने। धारा, क्या यार, कुछ भी तो नहीं है। धारा कह रही होती है कि सम्यक उसका हाथ आगे कर स्लीव्स के बटन खोल देता है और स्लीव फोल्ड करने के लिए ऊपर करता है तो उसके कलाई के घाव उसे दिख जाते हैं। सम्यक, ये क्या है धारा? धारा, कुछ नहीं कहती, बस मासूमी से सर नीचे कर लेती है। उसकी ये हरकत विबान को बहुत अच्छी लगती है। विबान अपने मन में कहता है, अगर सच में तुम इतनी मासूम होती ना धारा, तो कसम से कब कब प्यार हो गया होता तुमसे। लेकिन ये तो तुम जंगली बिल्ली हुई। और ऐसा भी क्या हो गया था जो मेरे टच करने से अपने हाथों को चोट पहुंचा ली थी इसने? मेरे में क्या कांटे लगे हैं? सम्यक, किसने टच किया धारा तुझे? धारा एक नजर विबान को देखकर कहती है, कुछ नहीं, एक बहुत ही घटिया किस्म का गुंडा, उसी से टच किया था। लेकिन तुम चिंता न करो, उसे उसकी औकात पता लग गई है, आगे से ऐसा नहीं करेगा वो। सम्यक, अच्छा ठीक है, चल मैं दवा लगा देता हूँ। आर्या, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? यहाँ। आर्या, यहाँ है ना, और वहीं के एक ड्रॉर से दवा लेकर सम्यक को देती है। सम्यक, दोनों हाथों में लगाई है चोट? धारा, हाँ। सम्यक, तू ना पागल है एकदम, क्या जरूरत थी गुस्सा खुद पर उतारने की? विबान, वही तो, माना कि उसकी किसी से टच किया तो क्या ये अपना ही हाथ उखाड़ कर फेंक देगी? सम्यक, अरे भाई, अभी आप इसे जानते नहीं हैं, अजनबियों को इसे टच करना बिल्कुल पसंद नहीं, और अगर अपना गुस्सा उन पर ना उतार ले ना, तब ये तो खुद को नुकसान पहुंचाती है। विबान, पागल वागल है क्या ये? धारा उसे घूरकर देखती है तो विबान भी आंखें छोटी करके इशारों से पूछता है, व्हाट? सम्यक, चल पट्टी तो हो गई, अब तू आराम कर, मैं जा रहा हूँ, ख्याल रखना, हाँ? धारा, एक मिनट से रुको तो जरा, एक बात क्लियर करनी है। सम्यक, हाँ बोलो। धारा, मैं यहाँ सिर्फ बॉडीगार्ड के तौर पर आई हूँ ना? सम्यक, ऑफकोर्स हाँ। धारा, तो इस जाहिल इंसान से कहो कि मुझे अपने पर्सनल असिस्टेंट जैसे काम करवाना बंद कर दे, वरना बाकियों को पता नहीं, इसका मर्डर मेरे हाथ तो हो ही जाना है। सम्यक, अच्छा ठीक है, हाइपर मत हो, मैं बोलता हूँ भाई से। विबान, अरे मैंने तो फाइल सी मंगवाई थी, कौन सा पहाड़ लाने को बोला था तुझसे? बोला था तुमसे। सम्यक, अब तुम दोनों लड़ना बंद करो, कल से देख रहा हूँ दोनों के सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है दोनों की? और धारा, तुम तो कभी लड़के से मुंह नहीं लगती थी, फिर आज भाई से क्यों लड़ रही हो? शांत नहीं रह सकती तुम? और भाई, आप भी तो किसी लड़की को भाव नहीं देते, फिर आज धारा से लड़ने बैठे हो आप? आगे से अगर मैंने सुना ना तुम दोनों को लड़ते हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बस। धारा, तुम आराम करो, मैं जा रहा हूँ। धारा, लेकिन मुझे चाय पीनी है, वो भी कुल्हड़ वाली। ओके, मैं भिजवाता हूँ किसी को। भेजेगा क्यों, रितु को साथ ले जाना। इस वक्त को सम्यक का मन किया कि धारा को जोर से गले लगा के कहे, यार तुझे जितना लड़ना है लड़, लेकिन ऐसी मेहरबानी हमेशा करती रह। सम्यक, ठीक है, आओ ऋतु। वो दोनों चले जाते हैं और बाकी को दोनों ऑफिसर भी जाने में ही भलाई समझे और निकल लिए वहां से। एक बार फिर से दोनों जानी दुश्मन एक साथ अकेले हो गए और झगड़ा हो जाए ऐसा तो होने से रहा, झगड़ा ना हो ऐसा तो होने से रहा। लगभग 5 मिनट बाद धारा काउच पर बैठी आराम से फोन चला रही थी, तभी विबान ने कहा, यह सब करना जरूरी था? धारा, मुझसे कह रहे हो? विबान, नहीं, इस टेबल से कह रहा हूँ। यार पागल वागल हो क्या तुम? तुम्हारी अलावा भी क्या यहाँ कोई? धारा, नहीं। विबान, तो जो बोला उसका जवाब दो। धारा, तुमने सुना नहीं था क्या जो सम्यक ने कहा था? अजनबियों का छूना मुझे कतई पसंद नहीं। विबान,
तो इस तरह से खुद को तकलीफ क्यों दी तुमने? धारा को ऐसे सवाल की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी विवान से। इस वजह से उसने हैरान होकर विवान की तरफ देखा। विवान, क्या ऐसे देख रही हो? जो पूछा है उसका जवाब दो। धारा, क्योंकि घिन आती है मुझे खुद से भी और तुम जैसे लोगों से भी जो किसी लड़की को जबरदस्ती क्लोज होने की कोशिश करते हैं। और विवान, एक्सक्यूज मी, मेरे जैसे मतलब मैं तुम्हें कोई गुंडा बदमाश लगता हूँ जो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा? धारा, जो हरकतों से तो शरीफ भी नहीं लगते तुम। विवान, क्या मतलब है मैं गुंडा बदमाश हूँ? धारा, जो तुम समझ रहे हो सही समझ रहे हो। विवान, अच्छा तो तुम क्या हो, जंगली बिल्ली? और तुम ना मुझे बाकियों जैसा मत समझो, किसी भी लड़की के जबरदस्ती क्लोज समझी चंट लोमड़ी। धारा, ओहो लगड़ बग्गे तो ज्यादा चपट नहीं करो तुम। और किस एंगल से मैं जंगली बिल्ली लगती हूँ? विवान, देखो तुम शांत हो जाओ ना वरना। धारा, वरना क्या? हाँ वरना क्या? विवान कुछ सोचकर एक तिरछी मुस्कान के साथ, वरना मैं अजनबी तो हूँ ही, गुंडा और बदमाश भी हूँ, तो तुम्हारे साथ बदमाशी करने पीछे नहीं हटूंगा। धारा, हाथ लगाकर दिखाओ तो हाथ तोड़कर गले में टांग दूंगी, समझे? विवान, सच में ऐसा है क्या? तो आओ देख ही लो कि कौन किसके हाथ पैर तोड़ता है। धारा, क्या अब तुम मुझसे लड़ाई करोगे? विवान, किसने कहा मैं तुमसे लड़ाई करूंगा? धारा, तो फिर? विवान, रोमांस। धारा, क्या बकवास है ये? देखो मिस्टर, मेरे पास भी मत आना, तुम समझे? घबराई सी आवाज में धारा बोली। लेकिन विवान को घंटा फर्क पड़ा, वो तो धारा के पास पहुंच चुका था। अब तक ही उसके ऊपर झुक जाता है, जिससे धारा सोफे पर पीछे खिसक जाती है। लेकिन तब तक विवान धारा को बहुत नजदीक चल जाता है। इतना ही दोनों को दिल बुलेट की रफ्तार से धड़क रहा होता है। धारा के चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक उठती है और आंखें कसकर बंद होती है। विवान कुछ पल धारा को निहारता है, उसके बाद उसके कान के पास जाकर कहता है, ओ तो तुम एक लड़की ही, और इस अजनबी को उपस्थिति तुम्हारे दिल को धड़क रही है। मिस धारा, जरा संभाल कर रहिएगा, कहीं तुम्हारी दिल इसी अजनबी की प्यार में न बंध जाए। इतना कहते ही विवान थोड़ा दूर हटकर खड़ा हो जाता है। धारा अपनी आंखें खोलती है और खुद को नियंत्रित करते हुए कहती है, प्यारो भी तुमसे अच्छी खुशफहमी है, मगर इतना जान लो मिस्टर सुशुंदर, मेरा तो पता नहीं, पर तुम्हारा दिल कहीं बहक ना जाए, जरा संभाल कर। विवान, सीरियसली छुछुंदर, आंखों के इलाज कराओ तुम जाकर। तभी ऋतु और सम्यक केबिन में आते हैं तो दोनों शांत हो जाते हैं। सम्यक, तुम दोनों फिर से लड़ रहे हो ना? धारा और विवान साथ में, इसने मुझे छुछुंदर उसने मुझे जंगली बिल्ली बोला। सम्यक, तुम दोनों का ही कुछ नहीं हो सकता है। सम्यक, ये लो धारा अपनी चाय। सम्यक, ये लो धारा अपनी चाय कुल्हड़ वाली, मैं जा रहा हूँ अब। धारा, ओके बाय बाय। सम्यक, धारा प्लीज भगवान के लिए तुम दोनों लड़ाई मत करना। विवान, तू जाना यार, वैसे भी इस जंगली बिल्ली के मुंह कौन लगेगा। धारा, सम्यक अपने भाई को समझा ले, वरना सच में यह हाल करूंगी ना कि बोलने लायक नहीं बचेगा दोबारा। सम्यक, भाग यहाँ से, किसी को कुछ नहीं बोलने वाला। सम्यक वहां से बड़बड़ाते हुए चला जाता है और विवान को भी फाइल देखने लगता है। कुछ देर बाद उसके मैनेजर आता है। मैनेजर, मे आई कम इन सर? विवान, यस। मैनेजर, सर मैं आपका मैनेजर। विवान, ओ तो तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? मैनेजर, सर वो आर्य मैम ने कहा था कि आपकी मेरी हेल्प लगेगी, मैं फौरन ऑफिस आ जाऊं। विवान, ओके जाइए। इसके बाद विवान और मैनेजर बातें करने लगते हैं। ऑफिस ओवर शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ ही एम्प्लॉय टाइम से आते हैं, जिसे देखकर विवान को थोड़ा गुस्सा आता है। लगभग 10 बजे तक सारे एम्प्लॉय प्रेजेंट होते हैं और तब तक विवान का गुस्सा 7वें आसमान पर जा चुका होता है। वह झटके से केबिन से निकलकर सारे एम्प्लॉय के बीच जाकर गुस्से में कहता है, ये कोई टाइम है तुम लोगों को ऑफिस आने का? मत ही आओ, ऑफिस है ये, कोई धर्मशाला नहीं है। जब मन किया तो मुंह उठाए चले आए। कोई डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है तुम लोगों में। कल से अगर एक भी बंदा टाइम से लेट आया
फिर कोई भी ऑफिस के गॉसिप करते हुए मिला तो मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे उसे ऑफिस से निकालने में। इसीलिए जैसे अपनी जॉब प्यारी है वो कल से टाइम पर आएगा। एवरीवन गेट दैट? इसमें से एक ने बोला। लेकिन आप है कौन? ये ऑफिस आर्या मैम संभाली है। विवान, आर्या मैम के बड़ा भाई हूँ मैं, विवान मल्होत्रा। आई होप कि अब मेरी बात मानने की किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑफिस के लोग? नो सर। विवान, गुड। सब लोग अपना अपना काम करो। और मिस्टर राजेश, मैनेजर, आप सारी डिटेल्स और मीटिंग्स की डिटेल्स मेरे केबिन में ले आइए 10 मिनट के अंदर। राजेश जी, ओके सर। धारा, जो अब तक विवान का गुस्सा देख रही थी, अपने ही में ही बोले, कितना खड़ूस है ये ऑफिस वालों को, कैसे धमका रहा है। आदर्श, बाकी के ऑफिसर्स में ऐसे एक। मैडम, अगर विवान सर इतना ना करे ना तो सारे एम्प्लॉय सर पर चढ़ जाएंगे। देखा नहीं आपने कैसे सब अपने मन की कर रहे थे। धारा, अच्छा ऐसा क्या? आदर्श, हाँ, शाम के 5 बजे ऑफिस की छुट्टी होती है। हंसी सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन विवान अब भी काम में लगा हुआ था। तो ऋतु पूछती है, सर आप कब चलेंगे? विवान, हाँ, बस आधे घंटे। तभी धारा का फोन पर एक कॉल आती है, जिसे धारा बाहर जाकर अटेंड करती है। उधर से कुछ कहा गया तो धारा कहती है, कोई हथियार वगैरह है क्या उनके पास? नो मैम, बस छोटे मोटे हथियार है बस। धारा, कोई बात नहीं, नजर रखो उन पर। हम लोग 1 घंटे में वहां पहुंचेंगे। और जो लोग भी करने देना, बस उनकी खबर मुझ तक होनी चाहिए। फोन से दूसरी तरफ, जी मैडम। धारा फोन रखकर पीछे घूमती है, जो ऋतु को देखकर 2 कदम पीछे हो जाती है और कहती, कौन था फोन पर? क्या बात हुई दोनों की? धारा, पहले बाकी दोनों ऑफिसर को बुलाओ यहाँ पर, तब बताती हूँ। ऋतु उन लोगों को बुला कर लाती है। धारा, तो बात यह है कि विवान पर हमले की तैयारी हो रही है रास्ते में, तो तुम लोगों को तैयार रहना है अभी। लेकिन मैम, हम उस रास्ते से जा ही क्यों रहे हैं? और भी तो रास्ते हैं ना हमारे पास। धारा, अभी क्या तुम कायर हो? नो मैम। तो फिर इस तरह से डरकर भागना कहाँ से सीखा है तुमने? यह हमारी ट्रेनिंग में तो नहीं सिखाया गया है। सॉरी मैम। गुड, दोनों रेडी रहो। ओके मैम। कुछ देर बाद विवान फ्री होकर बाहर आता है तो देखता है चारों आपस में बातें कर रहे होते हैं और धारा काफी सीरियस मूड में थी। विवान ने धारा को देखकर कहा, ये लड़की सीरियस भी होती है, मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन अच्छी लग रही है सीरियस मूड में। 1 मिनट, मैं ये क्या कह रहा हूँ? तारीफ वो भी उस बदतमीज पागल लड़की को। ओह, इतना कहकर वो चारों के पास आता है और कहता है, क्या हुआ, तुम लोग बहुत सीरियस लग रहे हो? ऋतु, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, आप फ्री हो गए? विवान, हाँ चलो, अब 5 कार में बैठकर निकालते हैं। बीच बीच में धारा को फोन भी आते थे, जिससे विवान इरिटेट हो रहा था, लेकिन उसे कुछ बोला नहीं। जब कार आधे रास्ते पहुंचती है तो कम से कम 10-12 गुंडे ने रास्ता रोका, जिसे देखकर धारा बस मुस्कुरा दी। विवान, कौन है ये लोग और इन्हें देखकर तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? देखो, अगर तुम इतनी लोगों को मुझे मारने के लिए लाई हो तो प्लीज उन्हें वापस भेजो। मेरे लिए तो तुम ही काफी हो। और अब तक की सारी बदतमीजियों के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ ना प्लीज। बाकी सब विवान के मुंह खोलकर देख रहे थे और धारा गुस्से में है। ओह जस्ट शट अप। मैं क्यों मारने लगी तुम नालायक को? मैं उठाने आए हैं ये साले। विवान, ओए क्यों? देखो मुझे जल्दी से मरना ही नहीं है, प्लीज तुम लोग बचा लो मुझे। धारा अपने मन में, ओए ये लगड़ बड़ा डरता भी है। चलो फिर तो सही है, चेहरा देखने लायक है बेचारे का। धारा अपने हाथों में घड़ी उतार कर रख देती है और दूसरे हाथों के कड़े को निकालकर मुट्ठी से जकड़कर कहती है, जब तक मैं ना कहूं बाहर कदम मत रखना। विवान छोटे बच्चों की तरह सर हाँ में हिला देता है। बाकी चारों को भी बाहर निकालकर गुंडों के सामने आ जाते हैं। उन गुंडों में से एक कहता है, क्या रे ये भी मुसीबत है, अब पहले चमगादड़ों को लड़ो, तब तो कहीं अपना शिकार हाथ आएगा। अब गुंडों का इशारा करके, ये जा रहे, मार कर आ इन लोगों को।
पहले 4 गुंडों लड़ने आते हैं जिन्हें धारा बाकी तीनों एक ही बार से नीचे गिरा देती है और फिर बाकी की गुंडे एक साथ अटैक करते हैं। चारों उन पर भारी पड़ रहे थे। उन सब में गाड़ी में बैठा विबान सिर्फ धारा को नोटिस कर रहा था। विबान अपने मन में कहता है, सम्यक ने ऐसे ही नहीं तुम चारों को मेरा बॉडीगार्ड बनाया है। कुछ तो बात है तुम लोगों में, और खास करके धारा तुम्हारा तो हर बार नया रूप देखने को मिलता है। कभी जंगली बिल्ली, कभी मासूम बच्ची, और कभी इतनी सीनियर और कभी इतनी म्यूट कि सामने वाले को पता भी ना चले तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। हाय, क्या करूं मैं तुम्हारा? अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर रही हो तुम। तभी विवान देखता है कि एक गुंडा पीछे से चाकू लेकर धारा को अटैक करने वाला होता है। तो विवान बिना सोचे समझे गाड़ी से उतरकर उसे गुंडे को सर पर पीछे से वार कर देता है और आधे गुंडे तो अब विवान पर टूट पड़ते हैं, जिसे देखकर धारा बहुत गुस्सा होती है। जिसे जैसे तैसे सबने मिलकर गुंडों को बैंड बजाई और धारा ने दी सीटी मेरी तो उसके 2 खबरी निकलकर बाहर आए। धारा, गाड़ी है तुम्हारे पास? खबरी, जी मैडम। धारा, तो 2 गुंडों को उठाओ और ससुराल लेकर जाओ तुम लोग। खबरी, जी मैडम। अब धारा गुस्से में विबान के तरफ घूमकर एक जोरदार चटा दे लगाती है और कहती है, क्या जरूरत थी तुम गाड़ी से बाहर निकलने की? मना किया था ना मैंने। विबान, लेकिन मैं। धारा, चुप, एकदम चुप। देखा नहीं कैसे तुम्हें देखते ही लोग तुम्हारे ऊपर टूट पड़े हैं। कुछ हो जाता तो तुम्हें क्या जवाब देती मैं सम्यक को? विबान कुछ नहीं कहता और गुस्से में गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। वो चारों भी आकर बैठ जाते हैं। धारा गुस्से में गाड़ी को वहां से बातें कराते हुए मल्होत्रा मेंशन पहुंचती है। धारा सुबह उठकर नित्य क्रियाक्रम करके ऋतु को बताकर पुलिस स्टेशन चली जाती है। जब धारा वहां पहुंचती है तो देखती है वो दोनों गुंडे लॉकअप में आराम से सो रहे थे। धारा हवलदार से कहकर लॉकअप खुलवाती है और उन दोनों को गुंडों पर लात और डंडे बरसाने लगती है, जिससे वो दोनों गिरते पड़ते उठ जाते हैं और वो कहते हैं, ये पागल औरत, तेरा दिमाग खराब है क्या? क्यों मार रही है आप उन लोगों को? धारा, सीधे सवाल का सीधे जवाब चाहिए मुझे। किसने भेजा था तुम लोगों को विबान को मारने के लिए? गुंडे, अगर ना बताऊं तो? धारा हवलदार से, इन्हें इंटरोगेशन रूम में ले चलो और कम से कम 10 बाल्टी बर्फ या पानी और 3-4 सरिया आग में तपा हुआ 20 मिनट के अंदर चाहिए मुझे। पहले तो गुंडों ने धारा की बात को एवे हवा में उड़ा दिया, लेकिन जब 20 मिनट बाद उन्होंने पानी सरिया किसी रूम में ले जाते हुए देखा तो उन्हें रोंगटे खड़े हो गए। धारा ने कहा, ले चलो इन्हें। गुंडे घबरा कर, अरे मैडम आप तो गुस्सा हो गई, हम बता रहे हैं ना, आप प्लीज हमें कहीं मत ले जाइए। धारा, जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। गुंडों ने बताना शुरू किया, मैडम ये अधिराज चौहान की बेटी अद्विका चौहान ने भेजा था। धारा, क्यों? गुंडे, हमें नहीं पता मैडम, हमसे जितना कहा गया हमने बस उतना ही किया। धारा, उसकी कोई और प्लानिंग? गुंडे, आज की पार्टी में विबान पर फिर से हमला होगा। धारा कुछ सोचते हुए कहती है, ठीक है, और बाहर चली जाती है। तब कहीं उन गुंडों की जान में जान आती है। गुंडे, अबे ससुरे, ये मैडम इतनी जल्लाद काहे थी बे? तभी हवलदार, ओ तो अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने बिना किसी मेहनत की बता दिया, वरना तुम लोगों का वो हाल होता ना, साथ पूछते कब जाते तुम लोगन की। बाहर आकर धारा अपने किसी आदमी को फोन करके कहती है, अधिराज चौहान और उसकी बेटी के बारे में सारी डिटेल्स आधे घंटे में मेल करो। उधर मल्होत्रा मेंशन में विबान जब रेडी होकर नीचे आए तो धारा नहीं दिखी, जिसकी वजह से वो थोड़ा बेचैन तो हुआ, लेकिन फिर उसने मन में कहा, ये क्या हो रहा है मुझे, इतनी बेचैनी किस लिए है? ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा, प्लीज गॉड सेव मी। सब लोग शांति से ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो दिव्या जी पूछती है, ऋतु बेटे धारा कहीं नहीं दिख रही? दिव्या जी के इस सवाल से विबान भी जानने के लिए ऋतु की तरफ बड़ी आस से देखने लगा। ऋतु, वो आंटी जी, धारा सुबह ही पुलिस स्टेशन चली गई है, कुछ काम था उसे। विबान अपने मन में, काम के लिए कितनी स्ट्रिक्ट है ये, वैसे तो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती है। सब अपना ब्रेकफास्ट खत्म करके ऑफिस के लिए रवाना हो गए। उधर धारा भी विबान के ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस पहुंचकर धारा ऋतु और बाकी सबसे मिलती है और विबान के केबिन की तरफ बढ़ जाती है। धारा, मैं आई कम इन? विबान, यस। धारा अंदर आती है।
धारा ये देखकर विवान को बेचैन दिल को जैसे सुकून मिल जाता है। धारा उसे कुछ कहती है लेकिन वो तो बस मुस्कुराते हुए धारा को ही देख रहा होता है। धारा गुस्से में उसे टेबल पर जोर से हाथ मारती है। तब जाकर कहीं विवान अपने सपनों की दुनिया से हकीकत में आता है। धारा कहती है, वो पिछले जन्म के साधु आत्मा रह रहकर कौन सी भक्ति में लीन हो जाते हैं जो किसी की आवाज सुनाई नहीं देती तुम्हें। यहाँ भी तुम्हें अपनी इज्जत का भरता बनवाना है क्या। विवान बात बदलते हुए, गुस्से में तो और भी लाल बंदरिया जैसे शक्ल हो जाती है तुम्हारी। धारा, देखो कुकुरमुत्ते जैसी शक्ल के इंसान दूसरे की शक्ल देखने से पहले अपनी शक्ल आईने में देख खुद जाके। और मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, जो पूछा है बस उसका जवाब दो। बात बताओ, गालियां देने में तुमने PhD कर रखी है क्या तुमने, जो ऐसे वैसे वर्ड्स बोलती हो कि सामने वाले को सुनकर शर्म आ जाए। और मैंने सामने ना थोड़ा तमीज से पेश आया करो वरना। धारा, वरना क्या है? हाँ, तुम कहीं के राजा हो जो तमीज से पेश आऊं? बड़े आए, तमीज से पेश से आया करूं, नहीं आऊंगी तमीज से पेश अब तो, और बदतमीज बनकर रहूंगी। क्या कर लोगे तुम। विवान अपनी चेयर से उठकर धारा के करीब आते हुए कहता है, करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, कहो तो करके दिखाओ। और इतना कहकर धारा के पास आने लगता है, जिससे धारा घबराकर उन्हें एक कदम पीछे लेने लगती है। दरवाजा होने की वजह से धारा और पीछे नहीं जा सकती थी, इसी वजह से वो दरवाजे से चिपक कर खड़ी हो जाती है। विवान धारा के पास आकर होने दोनों हाथों से साइड ब्लॉक कर के धारा को ऊपर झुकने लगता है, जिससे एक बार फिर धारा और विवान का दिल जोरों से धड़कने लगता है। धारा का डर की वजह से और विवान का खुद भी नहीं पता है तो मैं कहाँ से बता दूं। विवान धारा के कान के पास जाकर कहता है, बदतमीज लोगों को सुधारने में मुझे अच्छे से आता है और यकीन मानो इस काम में मुझे बड़ा मजा आता है। उम्मीद है कि मेरी बात समझ गई होगी। धारा, जो कि विवान के इतने करीब आने की असमझ हो गई थी, वो विवान को ऐसी बात सुनकर और घबरा गई। लेकिन अगले ही पल उसे पिछली बार की घटना याद आ गई कि कैसे विवान उसके करीब आकर बाद में उसे मजे लिए थे। इससे पहले कि विवान पीछे हटता, धारा ने एक कदम से उस अपने एक्सप्रेशन चेंज किए और जोरदार लात विवान के पैर पर रखकर बोली, सिवाय मेरे मम्मी पापा के कोई मुझे तमीज सिखा दे, ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ अब तक। जिसे कोशिश भी की है ना वो खुद बिगड़ा पड़ा है। उम्मीद है कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। विवान, जो अब तक धारा के ऐसे झटके वाले रिएक्शन से हैरान था, धारा को दोनों हाथों पकड़ के कहा, इतना भी कमजोर तो नहीं हूं मैं जो तुम्हारे ककड़ी जैसे पैरों के हमलों से मेरे पैरों की कोई नुकसान होगा। धारा झटके से विवान से अपना हाथ छुड़ाकर कहती है, बेशरम इंसान, दूर रहकर बात नहीं कर सकते तुम? बार बार फेविकोल जैसे चिपकना जरूरी है क्या? विवान, शर्म तो तुम लोगों के लिए है, हम लोगों का बिंदास रहने वालों में से है। धारा, अच्छा तो एक काम करो ना, कपड़े पहनकर क्यों ऑफिस आते हो, नंगे होकर आओ बिंदास। विवान को धारा की ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर उसे शरारत भरे लफ्जों में कहता है, हाँ बात तो सही है, लेकिन वो क्या है ना, मुझे हत्या के केस में जेल नहीं जाना। धारा अपनी आंखें छोटी कर लेती है, जिससे विवान समझ जाता है कि वो क्या पूछना चाहती है। विवान, वो क्या है ना, मैं इतना हैंडसम और हॉट हूँ कि क्या पता लड़कियां मर वर गई तो इल्जाम मुझ पर आएगा ना। धारा, ओहो कितने हॉट हो तुम सच में, कहीं मैं जल ना जाऊं। धारा अपने मन में, गधे सी शक्ल जैसे इंसान की गलतफहमी तो देखो। विवान, कहो तो बर्फ बन जाऊं। जब तुम जलोगी तो मुझसे लिपट जाना, ठंडी हो जाओगी। धारा गुस्से में एक बार फिर विवान को अपने पैर से वार करती है। अब की बार इतनी जोर से मारा था कि विवान चीख निकल गई। पहले सही से इंसान बन जाओ लगड़बग्गे, उसके बाद बर्फ और आग का गोला बनना। विवान सीधे जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और दर्द की वजह से उसका मुंह लाल हो गया था। अब धारा कहती है, चुपचाप आज के इवेंट होने वाली जगह का नाम और पता दे दो, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया तुमने मेरा। विवान धारा को डिटेल्स दे देता है तो धारा जाते जाते कहती है, दूसरों को तमीज सिखाने का ठेका लेने से पहले लड़कियों को कैसे बात करनी चाहिए
खास करके मेरे सामने, ये सीख कर आना। बीवान, वेट अ मिनट, तुम लड़की हो? धारा एक नज़र बीबान को देखकर अपने मन में कहती है, इस जाहिल इंसान को कुछ नहीं हो सकता, और वहां से चली जाती है। उधर आर्या के ऑफिस में सिद्धार्थ आर्या से मिलने के लिए ऑफिस जाता है। वो पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी खड़ी करके बाहर निकलता है, तभी वो किसी लड़की से टकरा जाता है। लड़की उसकी तरफ घूमकर, सॉरी सर। सिद्धार्थ को कुछ सुनाई नहीं देता, वो बस एकटक उस लड़की को देखने में व्यस्त था। अब भाई वो थी इतनी सुंदर, सांवला रंग, लंबे बाल जिसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया था, बड़ी बुरी आंखें पर चश्मे का पहरा और हल्के गुलाबी ओठ। पर्सनालिटी बिल्कुल सिद्धार्थ की पसंद की। उसके जाने के बाद सिद्धार्थ आर्या ऑफिस की तरफ बढ़ा। केबिन में आर्या, अरे भाई आप आइए। सिद्धार्थ, हाँ जब ये आया हूँ, बाकी सबसे मिल लिया और तुमसे नहीं मिल पाया तो आ गया मैं। तभी किसी ने केबिन नॉक किया। सिद्धार्थ को फिर उस लड़की की आवाज़ सुनाई दी, मैं आई कम इन मैम? आर्या, या कम इन। लड़की, मैम परसों की मीटिंग की प्रोजेक्ट फाइल रेडी है, आप एक बार चेक कर लीजिए। इतना कहकर उसे आर्या को फाइल पकड़ाई। इन सब के दौरान सिद्धार्थ सिर्फ उस लड़की को ही देख रहा था। उसके जाने के बाद आर्या, ओ भाई ओ गई। सिद्धार्थ, कौन थी ये? आर्या, मेरी कंपनी में सबसे काबिल एम्प्लॉय आस्था तिवारी। सिद्धार्थ खोए हुए स्वर में, आस्था, बड़ा प्यारा नाम है। आर्या, अरे वाह भाई, क्या बात है। कोई मैटर है क्या भाई? सिद्धार्थ, हाँ लगता तो है। आर्या, तू मेरा एक काम करेगी प्लीज? आर्या, हाँ भाई बताओ ना, मैं तो सबकी सेटिंग करने में ही माहिर हूँ। सिद्धार्थ, आस्था को तू मेरे ऑफिस में भेज दे। आर्या, क्या? देखो भाई, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को काहे मिक्स कर रहे हो आप? हमारी इतनी काबिल एम्प्लॉय आप काहे ले जाओगे? ना ना, हम इस बात के लिए नहीं मानेंगे। सिद्धार्थ मासूम सा फेस बनाकर, आर्या प्लीज देख, तू मेरी प्यारी सी बहन है ना, मेरे लिए इतना सा कर दे, वरना मैं समझूंगा कि तू मुझे अपना भाई नहीं मानती। चाहे तो मैं 1-2 दिन में ऐसी ही भरोसेमंद एम्प्लॉय भेज दूंगा तेरे पास, लेकिन प्लीज ना इसे मेरे ऑफिस में भेज दे, कैसे भी करके। आर्या, अच्छा ठीक है, पहले मैं इसकी जगह ऐसी ही हाई वर्किंग और भरोसेमंद एम्प्लॉय ले आइए, तभी मैं कुछ सोचूंगी। सिद्धार्थ, अरे वाह मेरी प्यारी बहना। सिद्धार्थ कुछ देर और बातें करके वहां से चला जाता है। इधर धारा बीबान की बताई जगह पर जाती है। द ब्लू मून होटल, काल्पनिक नाम, मुंबई के सबसे बड़े और आलीशान होटल में से एक, जहां पर आज के इवेंट की सारी तैयारियां लगभग हो चुकी थी। बस सिक्योरिटी का इंतजाम धारा को करना था। धारा ने सम्या को फोन करके पहले ही कह दिया था कि वो डिपार्टमेंट के आदमियों को भेज दे और आर्या के बॉडीगार्ड को भी। कुछ ही देर में वहां पर सारे बॉडीगार्ड्स और आदमी इकट्ठा होते हैं, जिन्हें धारा सब कुछ समझा देती है। तभी धारा के फोन पर कई मेल आता है, जिसे देखकर धारा बस थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, इंतजार रहेगा तुम्हारा। शाम के समय सब लोग तैयार होकर आते हैं। बीबान, सम्यक, धारा, आर्या, ऋतु, आस्था, सिद्धार्थ, सब एक से बढ़कर एक थे, लेकिन धारा और ऋतु सबसे अलग दिखी थी। लगभग सारे मेहमान आ चुके थे, पार्टी शुरू हो चुकी थी। वहीं पर धारा और ऋतु आस्था से जब मिली तो दोनों हैरान रह गए। धारा, तू यहाँ क्या कर रही है? आस्था, आर्या मैम ने ऑर्डर दिया था कि मुझे भी उनके साथ इस पार्टी में शामिल होना था। धारा, ओए, आर्या ने ऐसा कहा क्या? तो मैं तो झूठ बोल रही। पहले तू ये बता कि तुम दोनों टॉम बॉय बन के क्यों घूम रही हो? कोई ढंग का कपड़ा नहीं पहन सकती थी? ऋतु, मेरी आस्था गुड़िया, तुम्हें तो पता है ना, धारा की तो आदत नहीं है ऐसे लहंगा चुनरी संभालने की। कभी अगर पहन भी ले तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ संभाल रही है। और इसे देखकर मैं भी ऐसे ही कपड़े पहनने लगी हूँ। आस्था, जाने तो दोनों ही अच्छे लग रही हो। तभी अद्विक चौहान की एंट्री होती है। अद्विका को देखकर धारा के चेहरे पर हल्की मुस्कान जगह ले लेती है। तभी स्टेज पर विश्वजीत जी
सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यह पार्टी हमारे बेटे विवान मल्होत्रा के आने की खुशी में है और उसके सीईओ बनने की रखी गई है। मैं आज से अपनी सारी जिम्मेदारियां ऑफिशियली अपने बेटे विवान मल्होत्रा और बेटी आर्या मल्होत्रा को सौंपता हूँ और मेरा दूसरा बेटा सम्यक मल्होत्रा जो कि एक IAS ऑफिसर है। ये मेरे लिए सबसे बड़े गर्व की बात है कि सम्यक ने इस फील्ड को अपना करियर चुना और देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहा। अब आप सभी पार्टी एंजॉय